तो आज आप सभी का दोबारा से स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। वैसे तो इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्योंकि आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्यों जरूरी है, छोटी सी बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पता किया था रेट कांस्टेंट की यूनिट को किस तरीके से निकाला जाता है। तो एक फॉर्मूला निकला था रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का, वो था मोल 1 - लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये था फॉर्मूला किसका, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का, जहाँ पे हमारा n जो था वो था ऑर्डर n इक्वल टू। तो क्वेश्चन इससे इस तरीके से आ सकते हैं कि तुम्हें कोई एक रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी जाएगी, मतलब ऐसा कह दिया जाएगा कि एक रिएक्शन ये है, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू k इक्वल टू मान लिया जैसे 3 × 10⁻², मोल मोल क्यूब मोल -1 लीटर 1 सेकेंड मान लो, ये दीजिए मोल -1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। अब तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर क्या है, तो तुम्हें ऑर्डर निकालना है। अब ये कैसे निकलता है, देखो सिंपल बात है, तुम्हें पता है ये ऑर्डर कैसे निकलेगा, n होता है ऑर्डर। ये है, देखो दोनों इक्वेशन, मोल की पावर क्या है यहाँ पे -1, मोल की पावर यहाँ है 1 - n, तो 1 - n बराबर होगा -1 के। n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू -1 माइनस n की वैल्यू आ जाएगी, तो -n इक्वल टू -2, तो n इक्वल टू 2। ये सेकेंड ऑर्डर, तुम ये बता सकते हो कि ये कौन सी ऑर्डर के लिए है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो जरूरी क्या होता है, इसकी हेल्प से, ये ब्रह्मास्त्र की हेल्प से तुम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर निकाल सकते हो, और उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट तुम्हें दे रखी है। ये तो था पिछले वाले का। आज हम बात कर लेते हैं, तो आज का हमारा नया टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसमें ये वीडियो है, ये लेक्चर है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो एडिंग डालना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कहते हैं इसको, या तो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन भी कहते हैं। इसको या तो ये कहा जाता है या इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। ये दो नाम है इसके, तो दोनों का मतलब एक ही है क्या, या तो तुमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ या तो तुमको इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये है क्या, और इसका इस्तेमाल ये क्यों आया हमारी केमिकल काइनेटिक्स की जिंदगी में। पहले नाम से तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट दूसरे नाम से तुम्हें हल्का हल्का आइडिया आ रहा होगा। क्या, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन। अब रेट कांस्टेंट क्या था, रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा है, रेट कांस्टेंट क्या है, के। अब हो क्या रहा था, मुझे के हो रहा था R इक्वल टू के रिएक्टेंट की, स्मॉल r इक्वल टू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। ये जो था, अगर मैं इसको अच्छे लिखूँ तो ये रेट क्या होता था, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन द टाइम। चलो इसको मैं प्रोडक्टिव रिस्पेक्ट में लेता हूँ, माइनस से लगाना चाहता है, इसलिए मैं प्रोडक्टिव रिस्पेक्ट में लेता हूँ। ये के रिएक्टेंट की पावर है, ये था ना, ये रेट को मैंने प्रोडक्ट की टर्म पे लिख दिया, क्योंकि मैं क्या नहीं चाहता था, माइनस नहीं करना चाहता, तो अच्छा नहीं, इसलिए मैंने प्रोडक्ट की टर्म पे, आंसर तो एक ही आएगा ना, तो वो लिख दिया कि ये इस चीज को कहा जाता था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसका नाम था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसकी हेल्प से तुम किसी इक्वेशन के लिए के की वैल्यू निकाल सकते तो थे, ऐसा नहीं था कि नहीं निकलेगा, बट थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। ये के की वैल्यू निकालना थोड़ा सा क्या होता था, मुश्किल होता था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, मतलब साइंटिस्टों ने, मतलब केमिस्ट्री लोगों ने, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया इसको। उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके उन्होंने एक इक्वेशन निकाली के के टर्म पे, जिस इक्वेशन को कहा गया इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। वो किस हेल्प आती है, तुम्हें समझ आ गया, वो हेल्प में आती है किसके लिए, इस के की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम भी क्या निकालेंगे, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। 3 ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास है, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यहाँ तक 12th में होता है, यहाँ फिर ग्रेजुएशन में आता है। और ये नया होता है करके ये एग्जाम में आने की, ग्रेजुएशन वाले कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि ये तो तुमने पिछले साल तक पढ़ाई होता है, 11th तो तुम पढ़ के आए होते, ये तुम्हारे लिए नया होता है, तो ये नई चीज़ ही एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे में तीनों निकालने का है। पहले हम n = 0 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन तो ये रहेगी ना, ये इक्वेशन रहेगी, ये इसकी जगह हम डालेंगे 0, फिर हम फर्स्ट के लिए फिर हम सेकंड के लिए निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं फॉर जीरो ऑर्डर, हमारे पास जीरो नहीं आता, स्टार्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला हम इंटीग्रेट डिराइव करने के इसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर। तो अगर डिफाइन करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो कैसे, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट इज डिपेंड अपॉन द जीरो कंसंट्रेशन पावर, जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। सिंपल बात, ऐसी रिएक्शन जिसमें मान लीजिए रिएक्शन लेते हैं R2P एक रिएक्शन है। तो मैं पहले को जनरल बातें बता देते हैं। जनरल बातें क्या, जनरल बातें ये कि T = 0 में इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी मान ली हमने, A0, कितनी मान ली, A0 मान ली, किसकी, इसकी कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट उस टाइम बना नहीं होगा क्योंकि टाइम 0 तो वो 0 रहेगा। अब मैं मान लेता हूँ टी टाइम के बाद, मतलब टी टाइम मैंने कुछ टाइम बाद देखा, टी टाइम के बाद मैंने जब कंसंट्रेशन को चेक किया तो A0 से वो कंसंट्रेशन घट के क्या हो गई, ये हो गई, वो A0 से कंसंट्रेशन घट के कितनी हो गई, ये हो गई, और x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या है, टर्म्स तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या, T = 0 में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 थी, प्रोडक्ट उस टाइम पे बनानी था तो उसकी कंसंट्रेशन 0 थी। T टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 से घट के A हो गई और प्रोडक्ट x अमाउंट हो गया। तो तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि जो A0 है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t, सॉरी एट टाइम 0, और A है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, और ये भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। इसका काम फर्स्ट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है, ये हमारी हेल्प करेगी किसके लिए, आगे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन करने में, मतलब सेकंड ऑर्डर नहीं, ये हेल्प करेगा हमारा सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिराइव कर। देखो, ठीक है, लिख दिया। अब इसके लिए रेट लॉ लगता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या होगा, अभी तो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इंक डाल देता हूँ फिर। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, याद रखना जीरो ऑर्डर के मतलब n = 0। तो रेट लॉ कहता है रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, रिएक्टेंट की पावर, दोबारा बताया था ये किस टाइम पे कर रहे हैं, चलो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ पे a की पावर 0 क्यों लिखा, A0 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा। तो मैं बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि मैं रेट लॉ डिफाइन कब कर रहा हूँ, टाइम t पे डिफाइन कर रहा हूँ, ना कि t = 0 पे। मैं टाइम t पे कर रहा हूँ तो मैं मेरी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो टाइम t की रहेगी। ठीक है, आज प्रोपोर्शनलिटी इतना, तो r = करेंगे तो आएगा k × a की पावर 0 रेट। अब रेट देखो, अब मैं x के टर्म पे मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं x के टर्म पे निकालूँ या निकाल तो ऐसा नहीं, मैं निकाल देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ dx और dx, बट ये क्या आएगा ना, हमारी कंसंट्रेशन, मैं चाहता हूँ कि जो जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है उसकी जो रेट लॉ की क्वेश्चन है वो सिर्फ रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में है, ना कि उसमें कोई प्रोडक्ट का टर्म हो, ये नहीं, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। वो हमारे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जो इक्वेशन आती है वो सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म पे आती है। तो मैं जब रेट, अब रेट क्या होगा, रेट होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टू द DA, राइट, अपॉन चेंज इन द टाइम, कितना टाइम है, t टाइम, t - 0 t होता है ना, फाइनल टाइम की तरह t, इनिशियल 0 तो t - 0 t होता है। अगर तुम इनिशियल 0 लोगे तो ये चेंज कुछ और आएगा। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, लिख दिया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घट रहा है इसलिए माइनस लगाया, इक्वल टू k ही आएगा, क्यों, A0 a की पावर 0 ये हो जाएगा, सिंपल बात, सिंपल बात। अब आते हैं थोड़ा सा चीज करते हैं, टी को उधर देते हैं, माइनस DA इक्वल टू k dt, सिंपल बात, सिंपल बात। अब इसको करना है मेरे को इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ। अब इसको दो तरीके से किया गया है, यहाँ पे जो इंटीग्रेट करा गया है वो दो तरीके से, एक किताब में भी एक तरीके से होता है, दोनों तरीका गलत है, मतलब क्या कह रहा हूँ दोनों तरीका गलत नहीं है, दोनों तरीके सही हैं। एक जो एक्चुअल होता है, तो तुमने इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है,
साइन एक्स डी एक्स। तो सर ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये प्लस सी क्यों लगता था, क्योंकि लिमिट ली गई है। ठीक है, फिर हम लिमिट कैसे लगा देते हैं, अगर जिसको पता होगा तो हम सी की कंडीशन लगाते हैं कि इनिशियल सी की कंडीशन लिखी थी, फाइनल सी की कंडीशन लिखी थी, तो एक नई क्वेश्चन आती है जिससे ये लिमिट लगती है, एक्स की लिमिट आती है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिमिट नहीं देता हूँ, मैं इंटीग्रेट करूँगा तो माइनस इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी। अगर मैं यहाँ पे लिमिट नहीं देता हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन में एक आई नॉट नाम का कांस्टेंट आएगा, उसकी मैं वैल्यू डालूंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को करता हूँ उसके टर्म पे, किसके टर्म पे, आई नॉट निकाल के, और जो फर्स्ट वाला आएगा उसमें मैं लिमिट डालूंगा, तो तुम्हें दोनों से समझ आ जाएगा कैसे करना है। दोनों की यहाँ से तो डिक्टो सेम होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है। यार ये मैं लिमिट करके करता हूँ, वो थोड़ा खतरनाक, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें 2-3 चीजें आ जाती है, इसलिए लिमिट्स के साथ नहीं करते हैं नॉर्मल। इसको इसमें देते हैं, चलो इसमें तुम्हें जैसे पता है, तुमने जैसे कर रखा है उसके हिसाब से करते हैं। देखो कंसंट्रेशन ये है कंसंट्रेशन चेंज कहाँ से हो रहा है, इनिशियल है आई नॉट से, मतलब सॉरी इनिशियल है ए नॉट से ए जा रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी ए, हो गई, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए। टाइम देखो, टाइम कहाँ से आ रहा है उस टाइम पे 0 से t, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ए होता है ऑब्वियसली, इंटीग्रेशन डी ए होता है माइनस के साथ, लोअर लिमिट है ए नॉट, अपर लिमिट है ए, इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन होता है टी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो अब इसको डालोगे तो आएगा माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए नॉट। समझ आया कैसे भाई, क्योंकि एक तो माइनस उनका पहले से था, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू के, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब यार देखो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस वाले टर्म को आगे लिख देता हूँ, प्लस वाले टर्म को आगे लिखूंगा तो ये आएगा, पहले आएगा ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थी क्या, ये क्या है, इंटीग्रेट रेट कांस्टेंट की इक्वेशन, तो के इक्वल टू करके चाहिए, तो के इक्वल टू क्या आएगा, के इक्वल टू आएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। ये है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन जो है वो ये है। इसमें टर्म्स तुम्हें बतानी चाहिए, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0, और ए है फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t, और t है टाइम। ठीक है, ये लगाना है। तो ये अगर तुम ये सारी चीज डालो तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया बात, समझ आया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज तुम्हें निकालनी होती है, इसके साथ ही तुम एक और चीज को क्लियर कर दो, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम तुमने सुना होगा क्लास 12 में, बट जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाएगा क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है जब भी किसी कंसंट्रेशन, मान लो मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट दिया है, वो आधी हो जाए, 50 ग्राम, मतलब हाफ कंसंट्रेशन खत्म हो जाए, मतलब जितना मैंने दिया था उससे हाफ हो जाए। ये होने में जितना टाइम लगता है, जो टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं टी हाफ, ऐसे दिखाते हैं, टी उसके बेस में हाफ। क्या कहा मैंने, जब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, 100 था तो 50 हो गई, उस टाइम पे ये इतना होने में जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं टी हाफ, जिसको दिखाया जाता है टी प्रोपोर्शनल। तो मुझे इसी रिएक्शन के लिए टी हाफ को भी डिराइव करना है, उतना टाइम नहीं लगता, मुझे बस कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, वो चीज़ होगी ये। अब टाइम मतलब जब, व्हेन, कब, व्हेन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2, यही होता है ना। देखो फाइनल कंसंट्रेशन वहाँ 50 थी, 50 क्या थी, इनिशियल की आधी, ठीक थी नहीं थी, तो जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी हो जाएगी उस टाइम में जो टाइम टी होगा उसी को कहा जाएगा क्या, टी हाफ। क्या कहा ने, जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी हो जाएगी उस टाइम के टी को क्या कहेगा, टी हाफ कहा जाएगा। तो हमको टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट इसका डिराइव ना करते समय डायरेक्ट इस वाले इंटीग्रेटेड में वैल्यू डालता हूँ, के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट बाई 2 है, तो माइनस ए नॉट बाई 2 होल अपॉन टी की जगह क्या है, टी हाफ। जब ऐसा होगा तो टी क्या होगा, टी हाफ। मेरे को अब कैसे टी हाफ ले लो, तो टी हाफ इधर दे दूंगा, टी हाफ ए नॉट माने ए नॉट बाई 2, मैथ्स वाले अगर हो तो ए डायरेक्ट आएगा ए नॉट बाई 2। नहीं आ रहा समझ तो कुछ मत करना,
ये तुम एल्सियम दोगे तो ये आएगा 2a0 माइनस a0 जो कि a0 अपॉन 2 होल अपॉन k। तो इसको अच्छे से लिखे तो आ जाएगा t हाफ इक्वल टू a0 अपॉन 2 k। ये हो गई डिराइव दूसरी क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम। तो दोबारा समझना हाफ लाइफ टाइम क्या थी, अब पहले बार दोबारा से इंटीग्रेटेड रेट लॉ कांस्टेंट बात है। डिफरेंशियल रेट लॉ किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में कठिन पड़ा था, ठीक है। तो हमने उसी इक्वेशन को, ये तो थी इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल, ये थी, इसी इक्वेशन को हमने डिराइव किया। उससे पहले हमने कुछ कंडीशन की। क्या कंडीशन की, जब टाइम जीरो होगा t इक्वल टू जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की a0 रहेगी। प्रोडक्ट उस टाइम पे बना नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। t टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के a हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ x हो जाएगी। उस x से हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब हम उस टाइम t पे, जीरो पे नहीं, t टाइम पे रेट लॉ को डिराइव करते हैं। रेट लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस टाइम के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर पे। रेट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस टाइम का कंसंट्रेशन, टी टाइम का कंसंट्रेशन ए, उसकी पावर ऑर्डर, ऑर्डर क्या था जीरो, तो n इक्वल टू जीरो, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटा तो ये कांस्टेंट आया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट r इक्वल टू सॉरी k, r इक्वल टू k a नॉट, a की पावर जीरो, a की पावर जीरो 1 होता है। तो अब रेट को मैंने इन टर्म ऑफ इसकी टर्म में लिखा था डी ए अपॉन डी टी माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट है इक्वल टू के। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तुम खुद बताओ, मैं डी ए को इन द टर्म ऑफ टी के टर्म पे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ऐसे तो टी को उधर भेज दिया डी टी को। तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैंने लिमिट लगाई। लिमिट क्या थी, इनिशियल लिमिट कितनी थी रिएक्टेंट की ए नॉट, फाइनल थी ए, टाइम की इनिशियल थी जीरो, फाइनल थी टी। इंटीग्रेट करके ये कुछ आया और इसको मैंने जब डाला सॉल्व अच्छे से किया तो आखिरी में के की वैल्यू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी आ गई, आपको याद होनी चाहिए। फिर हमने बात की हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम होता है जब कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की आगे जाती है, उस टाइम को ही टी हाफ कहते हैं। तो मेरे को टी हाफ की वैल्यू डालनी थी, मैंने ए नॉट की जगह ए की जगह ए नॉट बाई टू डाला, सॉल्व किया तो मेरे को टी हाफ की वैल्यू आ गई। टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। बातें समझे, बात आई, ठीक है। तो ये पूरी इंटीग्रेट पूरा आना चाहिए क्योंकि ये वैसे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। क्या पता तीनों देते, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी, और तीनों भी दे सकता है कि तीनों ड्राइव करो या कोई दो ड्राइव करो, या दे देगा ऐसे ना कि नीचे दे देगा तुमको कि जीरो फर्स्ट सेकेंड, इनमें से कोई भी दो करो। तो तुम्हें जीरो का सरल है, वन सरल, जो तुम्हें सरल थी उनको करना पड़ेगा जिसके तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये टी हाफ है, ये के की वैल्यू। अब आते हैं हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर। इसके क्वेश्चन फिर करेंगे जब सारे हम डिराइव करेंगे काम। सेकेंड करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जहाँ पे तुम n इक्वल टू 1। थोड़ा सा तुम्हें इसमें समझना पड़ेगा कैसे। तो पहली बात तो हम जो कंडीशन पिछले वाले में लगाई थी वही सेम कंडीशन लगाएंगे। एक रिएक्शन थी, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, t इक्वल टू जीरो टाइम पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन ए नॉट थी, प्रोडक्ट नहीं बना था। t इक्वल टू टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए नॉट से घट के ए हो गई, प्रोडक्ट x बन गया। अब मुझे इस t टाइम के लिए रेट लॉ डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ किस टाइम के लिए, ये एट टाइम टी टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा r इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, जो कि आप डालते हैं r क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लेता हूँ तो डी ए अपॉन डी टी, रिएक्टेंट है तो माइनस डी अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल टू बनेगा, हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k और a की पावर n, a की पावर n होता है a की पावर 1 क्योंकि n इक्वल टू 1 है। तो अब देखो हमें इंटीग्रेट करना है तो सेम चीज़ें सेम साइड चाहिए। वहाँ तो ए चल ही गया था, ए की बार जीरो चल चुका, बट यहाँ नहीं गए। तो मैं इस ए को लाऊंगा इधर, इस डी टी को दूंगा उधर, तो इधर आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी। समझ गया। हमको इंटीग्रेट करना, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करता है इंटीग्रेट करता हूँ। तो माइनस इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए
इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी। तुम अभी भी चाहो तो यहाँ पे लिमिट लगा तो सेम लिमिट लगेगी ए नॉट से ए और 0 से टी, बट मैं तुम्हें अब जो बुक में जैसे कर रखा है वो वैसे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई लोग कहेंगे सब बुक में से कर रखा है, आपने से करा है। तो समझो इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, अब सुनो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन 1/x dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। मैं सॉल्व का जवाब आएगा क्या होता है, log x। बाय वाला अगर तुम्हें पता नहीं है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। और ये कौन सा log होता है, ये होता है log बेस ई एक्स, जिसका बेस ई होता है। अभी कुछ चीज़ें होती है समझो, एक होता है ln कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको वैसे एक्चुअल भाषा में कहा जाता है, इसका नाम होता है नेचुरल लॉग। जो पहले होता है, ये नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि ये ऐसा लॉग है जिसके बेस में ई है, जो किसके बेस में, ई के बेस में। कभी मैं अगर लॉग के बारे में बताऊंगा तो लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब क्या होगा समझो, इसका मतलब होगा जैसे मैं लिख दूँ log x log बेस ई इक्वल टू वाई है, ये है। अगर मैंने ये लिख दिया कि log x बेस ई की वैल्यू y है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो मैं मतलब e की पावर y, e की पावर y का मतलब है x। अब जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ये log बेस e की वैल्यू 1 होती है, log बेस e की वैल्यू 1 होती है, मतलब log देखो सिंपल, अगर ये मैं उसी log बेस किसकी वैल्यू 1 होती है कि भाई मैं यहाँ पे क्या लिया 1 है, ये एल जैसा है, ये 1 है कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब किस log बेस किसकी वैल्यू 1 होती है, कि log बेस किसकी वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल है कि उसकी वैल्यू बतानी है कि e की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर उनकी वैल्यू ई होती है, तो यहाँ पे कौन होगा, ये होगा। अभी तुम्हें इतनी ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, बस तुम्हें दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुमने पिछली बार तुम्हें पढ़ा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। तो जो हम जो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है ना, वो आता है ln, या इसको लिख सकते हो log बेस ई, जो मर्जी तुम लिख दो। ln मतलब नेचुरल लॉग, log बेस ई मतलब ये एक ही है, ये दोनों एक ही है। और मैथ्स में यही होता है, तुमने मैथ्स में जहाँ जहाँ लॉग पढ़ा होगा वो होता है नेचुरल लॉग, ln मतलब log बेस ई, ठीक है। बट केमिस्ट्री में log बेस ई का काम नहीं होता है, हम log बेस ई का काम नहीं करते। हम इस log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करता है, log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसा log जिसका बेस 10 है वो हमारी केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तुमने लॉग टेबल पढ़ी होगी, अगर केमिस्ट्री की लॉग टेबल पढ़ी होगी, उसमें से क्या वो किस में बेस्ड होती है, लॉग बेस 10 में होती है। वो लॉग बेस ई में बेस्ड नहीं होती है, वो लॉग बेस ई में बेस्ड नहीं होती है, वो लॉग बेस 10 में बेस्ड होती है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बस अभी क्या करना पड़ता है, इस लॉग बेस 10 को ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बस इसको डिवाइड करना पड़ता है 2.303 से। लॉग बेस ई को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2.303 से, तो यह बन जाता है लॉग बेस 10। लॉग बेस ई को अगर मैं 2.303 से डिवाइड करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि लॉग बेस ई की वैल्यू अब निकालनी है, क्योंकि मैं वहाँ से डिवाइड करने नहीं बैठूंगा। तो मैं अगर लॉग बेस ई की वैल्यू निकालनी है तो लॉग बेस ई की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 2.303 लॉग बेस 10। तो मतलब अगर मेरे को लॉग बेस को डायरेक्टली लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, बस मेरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल बात, ठीक है। मतलब अब देखो इसका जरूरी क्यों इस्तेमाल आया, ये चीज़ समझना, ये चीज़ इस्तेमाल क्यों है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, तो ये होता है माइनस लॉग बेस ई, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब तुम्हारी चलो अगर तुम्हें लॉग में कंट्रोल होती है, इसको मैं लिखता हूँ माइनस ln लिखना थोड़ा सही रहेगा, यूनिट एन यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब बता दो इसका काम, इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और यहाँ पे लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा आई नॉट आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है,
इसकी वैल्यू निकालती है इस पहली वाली कंडीशन की वजह से। अब मेरे को आई नॉट की वैल्यू चाहिए। आई नॉट की वैल्यू कब आएगी, जब ये 11 टर्म हटेगा तब आई नॉट इक्वल टू कुछ टर्म आएगा ना। तो आई नॉट के लिए 11 टर्म हटेगा। मैं के को तो कुछ नहीं कह सकता, मैं टी को 0 करता हूँ, टी टाइम 0 के लिए। तो एट टाइम टी, एट टी इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो आई नॉट इक्वल टू आएगा माइनस एल एन ए टी। बस ये आ गई मेरी आई नॉट की वैल्यू। इस आई नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, मेरे को आ जाएगा तो है माइनस एल एन ए, सॉरी रुको, टी टाइम 0 में कंसंट्रेशन ए थोड़ी है, कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो ए नॉट आएगा। कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है। तुम टी इक्वल टू 0 डालो तो कंसंट्रेशन तो उसी टाइम में डालोगे ना, उस टाइम पे कंसंट्रेशन ए नहीं थी, ए नॉट से, तो ये आएगा माइनस एल एन ए नॉट। तो माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी प्लस माइनस एल एन ए नॉट। सिंपल, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वो के की वैल्यू चाहिए, एल एन को भेजता हूँ, तो यहाँ से माइनस एल एन ए पहले से है, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस एल एन ए नॉट इक्वल टू के टी। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टी, अगर कुछ प्रॉपर्टी है तुम्हें बता दीजिए, क्या प्रॉपर्टी ध्यान सुनना, क्या तुम्हें पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी तुम्हें बता दीजिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होती है लॉग एम अपॉन एन, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लॉग तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। तो ये प्रॉपर्टी दिख रही है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन, सर माइनस का माइनस तो प्रॉपर्टी में यूज हो गया ना, लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू के टी। अब कई लोग ऐसा कर देते हैं, उनको टी के की वैल्यू चाहिए, के इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन, सॉरी ए नॉट अपॉन ए होगा ना, यह है लॉग एम अपॉन लॉग एन, तो ए नॉट अपॉन ए, तो ए नॉट अपॉन, चलो इसको छोड़ देते हैं भाई साहब। दिस इज एल एन नॉट लॉग, हमें लॉग बेस 10 चाहिए। तो फिर दोबारा मैंने कहा, जब तुम्हें लॉग बेस ई मतलब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो 2.303 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, तो ये एल एन कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला, क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और ए है इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। समझ आया, ठीक है। तो कैसे किया, दोबारा से बात समझ लो। हमने यहाँ तक की जो कंडीशन सेम थी, ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बस हमने सेम चीज़ों को सेम साइड लाया, क्योंकि वहाँ तो ए हट चुका था, यहाँ नहीं हटा, ही आया। फिर मैंने इंटीग्रेट किया, मैंने लिमिट नहीं लगाई, तो लिमिट लगाते फिर भी डायरेक्ट यही आंसर आता, कोई अलग आंसर नहीं आता। लिमिट वही ए नॉट से ए जाती, यहाँ 0 से टी जाती, तो ठीक है। तब तुमने क्या, फिर तुमने आई नॉट वैल्यू निकाला, तुमने लिमिट नहीं लगाई, तो तुमने क्या निकाला, आई नॉट निकाला। आई नॉट की तुमने एक वैल्यू डाली, टी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन डाली, तो ये वैल्यू आई। खुद क्या तुमने सॉल्व किया, थोड़ा इधर उधर लेके इधर तक लिख पाया, ये आंसर है। ये आंसर 2.333 कैसे आया, क्योंकि ये था एल एन, इसको लॉग, कई किताब में इसको लॉग बेस ई लिखा होता है, हमें चाहिए लॉग बेस 10। केमिस्ट्री में इसकी जरूरत होती है, ना कि इसकी, मैथ्स पे चीजें नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये आ गया लॉग के की वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल टू 2.303 बेस अपॉन 10 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब इसी के अलावा हाफ लाइफ टाइम, इसकी हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, ओके। हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या, वही बात, जब हमारी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है, तो उस टाइम को ही टी हाफ कहते हैं। तो पुट करो, के इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ अगर इक्वल टू चाहिए, तो 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट से ए गया, तो लॉग बेस 10 टू लॉग बेस 10 टू लॉग बेस 10 टू
तो अब इसकी वैल्यू तुम्हें आ जानी चाहिए टी हाफ 2.303, इसके होते 0.3010 अपॉन के, और इसको मल्टीप्लाई ना भी करो तो तुम्हें इसके लानी चाहिए 0.693 अपॉन के। ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.693 अपॉन के। थोड़ी सी सॉल्व चीज़ है। अब ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं लॉग के बारे में, तो मैं एक इसके बाद लेक्चर 3.1 करके एक वीडियो बनाऊंगा किसके लिए पूरा लॉग में होगा। लॉग होता क्या है, उतना बड़ा भी नहीं कि मैं लॉग के इतिहास में चल जाऊँगा। थोड़ी कुछ ऐसी लॉग की प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसे लॉग नेचुरल लॉग और ये तुम्हारा लॉग बेस 10 पर हम बात करेंगे, और उसके लिए वीडियो सेपरेट आएगा लेक्चर 3.1 इसलिए बात आएगा जिसमें लॉग की थोड़ी बात होगी कि जिससे न्यूमेरिकल तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं कहूँगा ना कि मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊँगा जिसमें, अब वहाँ दिक्कत आएगी ना थोड़ा, तो मैं कहूँगा कि किस तरीके से बनना, थोड़ा इसके लिए एक वीडियो सेपरेटेड में बनाना होगा, ठीक है। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन के इक्वल टू इतना और टी हाफ इक्वल टू इतना, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें फिर मैं इसमें भी आऊँगा, स्पेशली टी हाफ की वैल्यू में आऊँगा। टी हाफ की तुमने टी हाफ का एक बहुत से बताऊँगा। देखो अभी हम आते हैं अब लास्ट, जो तुम ये इतना तुमने क्लास 12th में पढ़ा है तो ये तुम्हें समझ आएगा, अलग ही नहीं है वो भी सेम ही है। कौन सा सेकंड ऑर्डर का। तो अब हम बात करते हैं एक बार लास्ट, ये थोड़ा वीडियो का एंड आने वाला है। ये जो लास्ट इक्वेशन डेटा होने जा रही है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो तुम्हारे लिए इस बार थोड़ी नहीं है। तो आ गया क्या, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सही नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अंतर सिर्फ इतना है कि उसको ना सेकंड ऑर्डर को हम विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट, अभी तक तो हमने सिर्फ रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकाला, सब चीज़ें रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में थी। सेकंड ऑर्डर ना थोड़ा सा रिएक्टेंट की, सिर्फ रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसे ईजी बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं थोड़ी प्रोडक्ट की। तो पहली स्टार्टिंग तो वही होगी क्या कंडीशन, एक रिएक्शन है आर गोज टू पी, जो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है n इक्वल टू 2, इसके लिए t टाइम 0, t इक्वल टू 0 में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये ऐसे लिखने में थोड़ा आसक्ति क्या, थोड़ा बड़ा रहता है कि इसकी थोड़ी वो रह जाती है, तो हम इसको सिंपल ए लिखते हैं, कोई गड़बड़ ए लिखने में कंसंट्रेशन नहीं था, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये लिखने में थोड़ा सा आलस आ रहा है, किताबों वालों को भी आलस ही आ रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को ए लिख दिया। इसको भी ऐसे लिख के भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको ए लिख दिया, उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना होगा, टी इक्वल टू टी टाइम के प्रोडक्ट बना होगा एक्स, प्रोडक्ट बन गया एक्स, तो रिएक्टेंट कितना बना होगा ए माइनस एक्स। ये बातें समझ में समझो, ऐसा रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट 10 था, प्रोडक्ट 0 बना, फिर प्रोडक्ट टी टाइम पे प्रोडक्ट 2 बन गया, तो रिएक्टेंट कितना घटा होगा, 2 ही तो घटा होगा ना, मतलब 10 माइनस 2 8 हुआ होगा। तो मैंने ये डायरेक्ट 8, पिछली बार तो मैं डायरेक्ट 8 लिखता था कि यहाँ पे इतना हो गया, बट हम 8 लिखने की बजाय इस बार यहाँ पे इसी में रुक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हेल्प ले रहा हूँ प्रोडक्ट की। क्योंकि प्रोडक्ट की जल्दी से प्रोडक्ट वाले टर्म को मैं रिएक्टेंट के साथ जोड़ रहा हूँ कि ऐसा टर्म आ जाए जो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों को जोड़ते हैं। समझ में बात समझ, तो मैंने ये बोला। तो अब मेरे को इसी टाइम के लिए टी टाइम के लिए रेट लॉ लिखना अकॉर्डिंग टू रेट एट टाइम टी टाइम टी के लिए। समझो कैसे होगा, वही आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स की पावर 2, सिंपल बात की पावर 2। तो अब देखना रेट कैसे डिफाइन करूंगा, रेट असबाब में किसकी टर्म में, प्रोडक्ट की टर्म में dx अपॉन dt, और ये प्रोडक्ट है जिसमें कोई प्लस या माइनस के साइन नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सेम चीज़ है, सेम साइड, तो dx अपॉन यहाँ आएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के dt। अब इसको करना है वो इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, तो इंटीग्रेट करेंगे के dt। अब मेरे को तुम खुद बताओ, क्या मैं लिमिट लगा के करूँ या नहीं करूँ। लिमिट लगा के करो या नहीं करो, एक्चुअली उसे बिना लिमिट के ही करना पड़ेगा, बिना लिमिट के ही करना पड़ेगा।
लिमिट तुम्हारी कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तुम कौन सी लिमिट लगाओगे यार, यहाँ भी क्योंकि रिएक्टेंट का भी टर्म है, प्रोडक्ट का भी टर्म है, तुम लोगे a टू a माइनस एक्स या लोगे 0 टू x, दो लिमिट है ना, या तुम a टू a माइनस एक्स लेना पड़ेगा। अगर तुम a टू a माइनस एक्स लोगे तो भी आई थिंक हो तो जाएगा a टू a माइनस एक्स, a टू रहने दो थोड़ा आगे नहीं ले रहे। और मैंने सही का सोच रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सही कराया कि मैंने लिमिट एक सेकंड ऑर्डर में लिमिट नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर तुम लिमिट लेती यहाँ तुम्हारी मुश्किल आती है, इसलिए वो तरीका एग्जैक्टली सही है कि तुम इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के साथ ही करो। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब थोड़ी सी बातों में गहराई लाना, थोड़ी सी बातों में गहराई लाना। गहराई क्या लाना, मैथ्स वालों को पता होगा कि इंटीग्रेशन 1/x, सॉरी इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स है a प्लस एक्स, इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स या ये लेना, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो तुम्हें याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है -1/x, ये भी है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x मतलब a माइनस एक्स। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ाया था ना लोगों को, तो इसका जब इसको मैंने लिखा था 1/a माइनस एक्स, सिर्फ ये माइनस साइन नहीं लगाया था, तो सब बोल रहे थे कि नहीं माइनस होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा 1/x स्क्वायर माइनस होता है। तो थोड़ा सा समझो, बेसिक चीज़ें समझो, बेसिक है क्या समझो, ये क्या ये 1/x स्क्वायर है, नहीं है, ये 1/a माइनस एक्स है। तो यहाँ तुम्हें इस x की जगह x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा। तो तुम लास्ट में t करोगे ना, तो t की वैल्यू यहाँ पे आएगी, डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें आएगा -1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू माइनस dt आएगा। और जब तुम यहाँ dt लगाओगे मतलब ये इंटीग्रेशन बनेगा, फिर फाइनल इंटीग्रेशन तुम्हारी ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस dt, मतलब ये माइनस बाहर से, अब 1/t स्क्वायर में होता है -1/t होता है, और माइनस बाहर से माइनस माइनस लास्ट में प्लस हो जाएगा। ये बात को गौर से सुनना, इसलिए इसका इंटीग्रेशन वैसे तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस चीज़ का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/x मतलब a माइनस एक्स, सिर्फ 1/a माइनस एक्स होता है, माइनस क्यों नहीं होता, तो मैंने बता दिया माइनस हट जाता है, तब बाय वाले को हार्ड होगा, बट बाय वाले को रट सकते हो, बहुत रटते हो, वैसे भी बाय में तुम्हें रटना ही पड़ता है। तो यहाँ भी छोटी सी चीज़ को रट लो, अगर ये बात समझ आए तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो फिर ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना कि इतना होता है। इंटीग्रेशन तुम्हारा वैसे कहीं काम आने वाला है नहीं, खाली ये डेरिवेशन के टाइम पे है, तो तुम इसका इंटीग्रेशन ये होता है, याद रख लेना। ओके, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बाहर आएगा टी, और साथ में आएगा इंटीग्रेशन आई नॉट। इस आई नॉट क्यों निकालते हैं, तो व्हेन टी इक्वल टू 0 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए माइनस एक्स, एक्स क्या है उस टाइम पे 0। अब देखो ए क्या है, ए था इनिशियल कंसंट्रेशन ए, और उस टाइम एक्स कितना था 0, तो ए माइनस 0 ए, तो एक्स तब उस टाइम पे आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो आएगी 1/a। पहले उसके साथ 1/a कैसे आ गई, देखो ना, ए माइनस एक्स आ तो ए माइनस एक्स पूरा उस टाइम पे ए है, पूरा उस टाइम पे ए है, तो इसके डायरेक्ट ही रख दो, नहीं रखना उस टाइम पे एक्स कितना रख दो, समझो ना, एक्स चेंज हो रहा है, एक्स कितना है 0, तो एक्स का अगर तुम 0 रखोगे तो ए 1/a बचेगा। ठीक है, अब इसको पुट करो 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a आया। अब थोड़ा सा अपनी साइड वालों को लेके एक साइड को एक साइड लिखो, 1/a करेंगे के टी इक्वल टू पहले से यहाँ 1/a माइनस एक्स है प्लस भाई माइनस 1/a आएगा इधर 1/a, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एल्सियम आएगा a इंटू ए माइनस एक्स, जाएगा a माइनस ए प्लस एक्स, ए माइनस ए प्लस एक्स, समझ आया, ए माइनस एक्स था तो सॉल्व किया ए माइनस ए प्लस एक्स हुआ। ठीक है, अब ए में से ए गया तो आंसर आया के टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, ऐसे रखते हैं लोग, तो के इक्वल टू आया 1/t एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। तो ये भी डाल, अब तुम कहोगे सर ये ए को अंदर डाल दो, मैं क्यों डालूं, अंदर डाल के क्या आएगा,
अंदर आके ए स्क्वायर माइनस ए एक्स आएगा। या तुम इसकी वैल्यू, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालना, आप इसकी वैल्यू निकालना कितनी मुश्किल हो सकता है। तुम्हें ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी होगी, ए की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी, ए माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ए स्क्वायर उसको स्क्वायर करो, एक एक्स की वैल्यू दे ना दे क्या बता। इसको ऐसे मत करो, ज़्यादा ओश थिंक स्मार्ट नहीं बनना है। यही जो है सो है ए इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन ए माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स ही है। समझ में आया। तो ये सेकंड में थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया था, क्योंकि इसमें बहुत नई नई चीज़ें भी हुई। क्या नई चीज़ें हुई कि हमने इस बार रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट की हेल्प नहीं ली, हमने प्रोडक्ट की हेल्प ली। तो हमने रेट लॉ को डिफाइन किया इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट, और इस वाले को भी डायरेक्ट ना कहते हो, एक स्टेप पीछे में ए माइनस एक्स का। तो मैंने जब सॉल्व किया, ये इंटीग्रेशन याद रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट 1/a माइनस एक्स, फिर ए नॉट की वैल्यू निकाली, सॉल्व किया, ये आ गया। ओके, अब आता है आखिरी चीज, वही हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। इसकी हाफ लाइफ टाइम भी अलग है, इसकी ना हाफ लाइफ टाइम को निकालना भी थोड़ा सा अलग है। वहाँ तो सरल था कि ए नॉट इक्वल टू ए, मतलब भाई हाफ लाइफ टाइम का मतलब अभी भी वही है, बट थोड़ा समझो कैसे देखो। ये तो ए माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन है, राइट। ए है इनिशियल, इतना तो मैं बता सकता नहीं। इसमें ए माइनस एक्स जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है एट टाइम टी की, ए है इनिशियल। तो मतलब तो बेसिक मतलब अभी है कि जब ए माइनस एक्स इनिशियल ए का आधा हो जाएगा, उसी टाइम में टी हाफ कहलाएगा। ये तो बेसिक मतलब तो अभी भी चेंज नहीं हुआ कि जब फाइनल कंसंट्रेशन a/2 हो गई, ठीक है। अब तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट ऐसे मत डालो, मैं कहता हूँ मत ही डालो। क्यों ना डाले, सवाल अगर क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं। तो मैं कहता हूँ बेटा एक बात समझो, यहाँ पे एक और टर्म, वो है प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट नहीं चाहता, मेरे को मजबूरन में इस जगह पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मजबूरन में, क्योंकि मैं उस बिना प्रोडक्ट की उस टाइम पे बहुत हटा था, मेरे को मजबूरन में प्रोडक्ट हटना पड़ा। तो मेरे पास अभी चांस है, मेरे पास अभी पूरा का पूरा चांस है कि मैं इस प्रोडक्ट इस एक्स वाले टर्म को इन द टर्म ऑफ ये एक्स वाला टर्म को इस टर्म पे ला सकता हूँ। तो जब मेरे पास ये पूरा पूरा चांस है तो मैं प्रोडक्ट को हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट वाला टर्म जितना कम मिले उतना ही मेरे लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे तो मजबूरन लाना पड़ा, बट अब मैं हटा देता हूँ। तो इससे मेरे को एक एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो एक्स इधर भेजता हूँ, a/2 इधर भेजता हूँ, माइनस साइन पड़ेगा। तो इस एक्स को इधर भेजता हूँ, a/2 आएगा, तो एक्स इक्वल टू आएगा a माइनस a/2। तो एक्स की वैल्यू आ गई a/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई a/2। तो अब मैं पूरी बात को ध्यान से सुनो। इस इक्वेशन में जहाँ अब तुम a की वैल्यू डालोगे, a माइनस एक्स की जगह a/2 डालोगे, ऊपर x की जगह भी a/2 डालोगे, a से a जाएगा। तो हाँ, ये भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट। हाँ, आराम से। पहले तो मैं सोचा किसी और तरीके से बनानी है एक्स, मैंने पिछली बार तक जब भी पढ़ा है ना, मैंने यहाँ सिर्फ एक्स की वैल्यू डाली, यहाँ भी एक्स की वैल्यू डाल सकता भाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को भी जाना है। अगर मैं a माइनस एक्स की जगह a/2 डाल देता हूँ और x की जगह भी a/2 डाल देता हूँ, तो मेरा k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू 1/, ये तो t हाफ हो गया, क्योंकि x की जगह आ गया a/2 अपॉन a इंटू a/2 से a/2 गया, t हाफ इधर आया, तो यहाँ बचा सिर्फ 1/a इंटू k, बस ये रहा, आगे डायरेक्ट आ गया, वरना मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल, सिंपल चीज़। तो समझ आया क्या। तुम देखो दो चीज़ देखो, मेरे को मजबूरन में यहाँ पे प्रोडक्ट वाला टर्म लाना पड़ा, मेरे को नहीं पसंद प्रोडक्ट वाला टर्म, वो थोड़ा सा मेरे ही कैलकुलेशन को दिक्कत नहीं है। मेरे को ये सिर्फ रिएक्टेंट मेरे को बढ़िया लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब हाफ लाइफ टाइम में मेरे को मौका मिला कि मैं इस प्रोडक्ट वाले टर्म को इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट ला सकता हूँ, तो मैंने जितनी कोशिश करके उसे ला दिया। फिर मैंने जहाँ इस इक्वेशन में a माइनस एक्स था उसी जगह a/2 रखा, जहाँ x था उसकी जगह भी a/2 रखा, a/2 से a/2 कटा, ये क्वेश्चन आ, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें क्या है, ओवरऑल चीज़ें आज की इस लेक्चर में ओवरऑल चीज़ें गई। आज का लेक्चर इतने था, और ये लॉग के बेस में आई है, ठीक है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर,
जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या थी, याद होनी चाहिए तुम्हें, ए नॉट माइनस ए अपॉन क्या थी, दोबारा बताओ, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही थी, यही थी, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और टी तो टी था, और इसके टी हाफ की वैल्यू आई थी, ये तो याद हुई है तो आपको याद लीजिए, टी हाफ की वैल्यू आई थी क्या, दोबारा बताओ क्या आई थी, 1 अपॉन ए नॉट अपॉन 2 के। तो दोनों चीज़ें याद लीजिए, फॉर्म क्वेश्चन आते हैं, कहेगा इनिशियल कंसेंट्रेशन ये थी के की वैल्यू निकालो, या कहेगा टी हाफ की वैल्यू निकालो, ये दे गए तगड़े क्वेश्चन आते हैं फॉर 90% कंप्लीशन, वो क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत तगड़े, वो भी मैं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वाले लेक्चर 3.1 में होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड हैं, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ कराऊंगा। इसके लिए क्या की वैल्यू क्या थी, इसके लिए बहुत बढ़िया ऐसी 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, और इसकी टी हाफ की वैल्यू आई थी 1 अपॉन, सेकेंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू आई थी, बढ़िया आई थी 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, और इसके लिए टी हाफ की वैल्यू आई थी 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन टी हाफ की वैल्यू आई थी 1 अपॉन ए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये काम जो है बता रहा हूँ, ये जो बात बता रहा हूँ, ये बात हमारे इस लेक्चर का, इस चैप्टर के आखिरी में काम आएगी, इस चैप्टर के आखिरी में काम आएगी। देखो टी हाफ का रिलेशन देखो कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन है, टी हाफ का रिलेशन देखो, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर में देखो वैल्यू नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ डिपेंडिंग करता, और सेकंड ऑर्डर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, और इसके बाद आता है, इसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर आता है, फिर 1 अपॉन ए क्यूब आता है, वो उसकी एक जनरल फॉर्मूला है, वो मैं इस चैप्टर के आखिरी में बात करूँगा, उसका भज मेथड ऑफ, उसका नाम है, वो उसमें आएगी, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, उसकी एक प्रोसेस है, बट ध्यान से इस बारे में बात सुनना। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, सेकंड ऑर्डर पर डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। सवाल आता है ना कि कौन सी ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका टी हाफ उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो वही तुम्हें बताना चाहिए वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए इतना है, आज हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड फ्लूइड फ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार जब क्वेश्चन में, हर बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसका डेरिवेशन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है सेकंड ऑर्डर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मान लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आएगी तुम्हारी लॉग के लिए, और लॉग की टेबल के साथ, लॉग टेबल के साथ नहीं, लॉग की 5 वैल्यू बता दूँगा, लॉग के बारे में सब बता दूँगा, अगर उसी में टाइम होगा तो उसी में तुम्हारा कितना टाइम लगने वाला है, उसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी मैं करा दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लिखना नोट्स करना बहुत जरूरी है।